आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है वन एवं जनजातियां और वन अधिकार अधिनियम 2006। ध्यान रखो, हम फोकस्ड रहेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006, लेकिन वन अधिकार अधिनियम 2006 की समीक्षा के लिए वन और जनजातियों के मध्य के हमारे जो परंपरागत संबंध है और उसके बारे में जो भी बीच बीच में बदलाव आते रहे हैं, उनकी समझ आपके पास होनी चाहिए। जनजातियों के बारे में हम जान चुके हैं कि जनजातियां मानव समाज के उद्विकास क्रम में सबसे पिछड़ा समुदाय के रूप में चिन्हित की जाती है, जो जंगलों और पहाड़ों में निवास करती है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, अपना एक विशिष्ट बोली होती है, जिनका एक अपना नाम होता है, जो बिल्कुल अलग जीववादी धर्म का पालन करते हैं। इन्हीं को हम जनजाति समुदाय कहते हैं। भारत के संदर्भ में इनकी परिभाषा में थोड़ी कठिनाइयां रही है। तो भारत में माना जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 342 के तहत राष्ट्रपति अगर किसी को भी ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में शेड्यूल्ड कर देता है, इस कॉल्ड ट्राइबल कम्युनिटी, वही जनजाति समुदाय है। और इस तरह से राष्ट्रपति द्वारा शेड्यूल्ड जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भारतीय जनसंख्या का 8.61% है, 8.61%, जिसकी आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग 10.42 करोड़ 10.42 करोड़ है। ठीक है, अब हम इन जनजातियां चूंकि वन में ही निवास करती है, वन क्षेत्र में निवास करती है, जंगलों में निवास करती है, तो इस वन के साथ इन जनजातियों का क्या रिलेशन रहा है। अगर हम अंग्रेजी शासनकाल के पहले की कहानी को देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हमारा पहला पॉइंट है, दिखाई दे रहा है आपको, वन एवं जनजातियों का परंपरागत संबंध। तो यहां लिखा हुआ है परस्पर सहयोगी रहा है। वन और जनजातियां परस्पर सहयोगी रही है। जनजातियों ने ऐतिहासिक रूप से वनों को संरक्षित किया है, किसी न किसी रूप में वनों को बचाया है, और इस वन ने जनजातियों को बचाया, क्योंकि जनजातियों की पूरी इकोनॉमी इसी वन पे आधारित रही है। जनजातियां मतलब वनों में निवास करने वाली, वन जंगल पहाड़ में निवास करने वाली आदिम जाति, वनवासी, आदिम समुदाय, जिनकी पूरी इकोनॉमी इसी वन पर निर्भर रहती थी। पत्ता तोड़ना, तेंदू पत्ता, शहद निकालना, पशु चराना, जो भी काम रहा उनका इसी जंगल पे ही आश्रित रहा। साथ ही उनका जो कल्चरल पार्ट है, जो उनका सांस्कृतिक पक्ष है, जो भी उनके रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस वन से जुड़े रहे। तो ये वन जनजातियों को जिंदा रखा है, और साथ ही जनजातियों ने भी किसी न किसी रूप में वन को जिंदा रखा। वो रूप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो प्रमुख रूप है वो टोटम के रूप में है। टोटम धर्म से मिलता जुलता है, इसलिए बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने एक टोटमिज्म का थ्योरी दिया और कहा कि टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक रूप है। दुनिया में जब मानव समाज आया और इस विकास क्रम में पहली बार हम बंदर से जंगली मनुष्य के रूप में बने, तो वहां पर धर्म टोटम के रूप में विद्यमान था, जहां ये जंगली, ये वनवासी, ये जनजाति जानवरों को, पंछियों को या किसी न किसी वृक्ष को टोटम के रूप में स्वीकार करते थे। मतलब उनमें एक अद्भुत शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते थे कि ये बहुत शक्तिशाली होता है, ये खुश होता है तो हमारा अच्छा होता है, ये बुरा होता है या दुखी होता है तो हमारा नुकसान होता है, या इनको पवित्र माना जाना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए, इनको ऊपर स्थान देना चाहिए, इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। इस तरह से कहीं ना कहीं जनजातियों में इन वन पशुओं या पंछियों या वृक्षों के प्रति टोटम के संदर्भ में मान्यताओं ने जनजातियों द्वारा वन के संरक्षण को संभव बनाया, जनजातियों द्वारा वन्य जीव के संरक्षण को संभव बनाया। तो अगर हम अंग्रेजी शासन काल के पहले देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें, तो जनजाति और वन में संबंध परस्पर सहयोगी रहे।
दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया और दोनों का सह अस्तित्व विद्यमान था। दोनों खुशहाल थे, वन भी खुशहाल था, बेचारे को कोई काट पीट नहीं रहा था, वन्य जीव भी खुशहाल थे और ये जनजातियां भी खुशहाल थी। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल जब आता है तो अंग्रेजों की निगाह, अंग्रेजों की भूखी निगाह वन पे पड़ती है, खेत पे पड़ती है। व्यापारी बनकर आए, लगान वसूलना शुरू किया, लैंड टेन्योर सिस्टम को लागू किया, रैयतबाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था। उनकी भूख वहां नहीं शांत हुई, जंगल पे भी उनकी निगाह पड़ी और इंडस्ट्रियलाइजेशन में वृद्धि के साथ जंगली लकड़ी और जंगल से बहुत सारी चीजें जो प्राप्त होती है उस पर उनकी लोभ वाली निगाह गई, भूखी निगाह गई और जंगलों पर इन्होंने नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, जंगलों से लाभ कमाने का प्रयास किया और इस क्रम में जंगल पर से जनजातियों का अधिकार धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। ये जनजातियां इस जंगल से अलग होते चले गए। जंगल और जनजातियों के बीच जो परस्पर सहयोगी संबंध था ये धीरे धीरे विलगावित हो गया, अलग अलग होते चले गए। कई कानून बनाकर, कई नियमों के तहत अंग्रेज सरकार ने इस वन भूमि से, वन से, जंगल से जनजातियों को अलगावित कर दिया। वन की लकड़ी काटने या उनसे वन उत्पाद को प्राप्त करने, बहुत सारे जो अधिकार थे उनको सीमित कर दिया गया। ये कैसे किया गया, कब किया गया, इस पर अगर हम नजर डालते हैं तो सबसे पहला कानून इस संदर्भ में बनाया गया 1865 में। एक समझ हम पहले विकसित कर लेते हैं, देन हम लोग वन अधिकार अधिनियम पे आएंगे। 1865 में एक कानून बनाया गया, वन अधिनियम 1865। और इस वन अधिनियम के द्वारा एक तरह से अंग्रेज सरकार ने, राज्य ने वन और वन भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वन और वन भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इस वन अधिनियम, नॉट वन अधिकार अधिनियम, ध्यान से सुनो, वन अधिनियम में 1878 में एक छोटा संशोधन किया गया, लेकिन 1827 में एक व्यापक संशोधन किया गया और 1878 में एक छोटा संशोधन और 1927 में एक बड़ा संशोधन। आज के डेट में वन अधिनियम 1927 चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें फिर से एक संशोधन का प्रयास सरकार ने किया था, वापस लेना पड़ा, विरोध हुआ, उसकी कहानी मैं बताऊंगा। और फिर से इसी अप्रैल 2021 में सरकार ने फिर से इस अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। तो वो कहानी हम पहले समझते चले, एक आउटलाइन समझे। 1927 में जो वन अधिनियम बनाया गया उसके माध्यम से तो पूरे वन भूमि पर और वन पर न केवल अंग्रेजों के अधिकारों को स्थापित किया गया, बल्कि उसके माध्यम से अंग्रेजों ने वन से राजस्व वसूलने की पूरी प्रक्रिया को मजबूत कर दिया और वन से जनजातियों को और ज्यादा अलगावित कर दिया। इस तरह से 1865 में जो वन अधिनियम लाया गया, 1878 में संशोधन और 1927 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा वन और बंजर भूमि पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो हम 1927 न जाकर, यहां पर हमने संशोधन को थोड़ा क्लियर कर दिया, हम 1865 तक रहे। 1865 का वन अधिनियम। इसके बाद बारी आती है 1894। 1894 में अंग्रेजों ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। एक महत्वपूर्ण कदम था 1894 की वन नीति। पहली बार अंग्रेजों ने 1894 की वन नीति बनाई, प्रथम वन नीति थी। और इस वन नीति में वन को राज्य के नियंत्रण में कर दिया गया। यहीं पर 1894 में ही यह कंसेप्ट उभर कर सामने आया, क्योंकि उस समय तक धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू हो चुका था, होना शुरू हुआ था। वन से प्राप्त बहुत सारी लकड़ियों को इंडस्ट्री में यूज किए जाने की संभावना बढ़ रही थी।
इसलिए एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई और इस फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा वन को राज्य के नियंत्रण में पूरी तरह से ला दिया गया। मतलब नीति बनाई गई कि लाना है पूरी तरह से, और वन से राजस्व की प्राप्ति पर बल दिया गया। और इसी 1894 की वन नीति के अकॉर्डिंगली ही 1927 में 1865 वाले वन अधिनियम में संशोधन किया गया। राइट। यहां पर 1894 में मैंने कहा था कि अंग्रेज सरकार ने दो काम किया था। अंग्रेज सरकार ने एक और कानून बनाया था, 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम। 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, एक चीज देखते चले जाओ कि लैंड टेन्योर सिस्टम इसी पीरियड में लागू हो रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, और इस तरह से अंग्रेजों ने लगान वसूलने, रेंट लेने, रेवेन्यू वसूलने का काम जमीन से शुरू कर दिया था, कृषि वाली जमीन से। बाकी कौन सी जमीन बच जाती है? वन की जमीन और बंजर की जमीन। अंग्रेज का उद्देश्य था कि इन सब जमीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। स्थापित कर लिया गया 1865 के वन अधिनियम के माध्यम से। 1878 में उसको संशोधन करके स्थापित किया गया। 1894 की प्रथम वन नीति बनाई गई और इससे राजस्व प्राप्ति पर बल दिया गया। और 1894 में एक कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। मतलब अंग्रेजों को अब इससे संतुष्टि नहीं मिली कि जो बंजर भूमि है वो उसके पास आ गई, जो वन है वो उसके पास आ गई। अब उसका अप्रोच था कि अब किसी भी जमीन को सरकार ले ले, अधिग्रहित कर सकती है, और उस पर निवास करने वाले लोगों का कोई दावा नहीं रहेगा। गेट आउट। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, जिसको 13 में संशोधन किया गया व्यापक रूप से, जो काफी चर्चा का विषय रहा। ये टॉपिक भी मैं पढ़ाता हूं आपको, एक क्लास इस पर है मेरा। इसको मैं कोरिलेट करूंगा 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को, चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा इसकी चर्चा जरूरी नहीं है। फिर 1927 में इस वन नीति के अनुसार वन अधिनियम में संशोधन किया गया। फिर देश आजाद हुआ। पीछे की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे इन सभी घटनाओं ने जनजातियों को वन से अलगावित किया। जनजातियों को उनके वन भूमि के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जनजातियां अपने वन में ही अलग थलग रह गई। इधर साहूकारों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, इधर ईसाई मिशनरियों द्वारा उनका ईसाईकरण किया जा रहा था, उनका संस्कृति का अपघटन हो रहा था, उनमें ऋणग्रस्तता, भूमि अलगाव जैसी समस्याओं का प्रादुर्भाव हो रहा था। और इन सभी घटनाओं ने अंग्रेजी शासनकाल में कहीं ना कहीं जनजातियों में असंतोष को जन्म दिया। बिरसा मुंडा आंदोलन को आप देखोगे तो आप महसूस करोगे। तो ये थी अंग्रेजी शासनकाल में जनजातियों की स्थिति। देश आजाद होता है और आजादी के बाद हमारी भारत सरकार को यह एहसास होता है कि नहीं, सबके साथ न्याय दिलाना है। बट सरकार वही थी। कहीं ना कहीं सरकार में राजस्व प्राप्ति की अपेक्षाएं तो थी। अंग्रेज भारत को पूरी तरह से शोषित करके गए थे। राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारत को रिकंस्ट्रक्ट करना, भारत का पुनर्निर्माण करना। और पुनर्निर्माण करने के लिए, विकास के लिए धन चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। इसलिए जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है वो भारत सरकार छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए स्वतंत्र भारत में जो 1952 की प्रथम वन नीति बनाई गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी 1952 में, इस फॉरेस्ट पॉलिसी में जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार देने की बात को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया गया। यानी 1952 की जो वन नीति थी उसमें जनजातियां और वन के बीच में विलगाव बना रहा, जो विलगाव अंग्रेजों ने उत्पन्न किया था। कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए और जनजातियां इस समय भी, इस वन नीति में भी कई तरह के अधिकारों से वंचित रही। अनुसूचित जनजातियों और वनों के मध्य विलगाव और जनजातियां कई तरह के अधिकारों से वंचित। थोड़ा बहुत इन पर ध्यान तो दिया गया, शेड्यूल्ड किया गया, इनको शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में पिछड़ा समुदाय माना गया, इनके विकास के लिए प्रयास शुरू किया गया। बट 1952 में कोई स्पष्ट रूपरेखा के द्वारा इनको वह अधिकार जो अंग्रेजों के पहले वन भूमि पर इनका विद्यमान था वो नहीं रहा। इसी बीच
ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत आता है और इस पंचशील के सिद्धांत में एक सिद्धांत था कि जनजातियों को वन भूमि पर उनके परंपरागत अधिकार प्रदान किए जाए। परंपरागत अधिकार जो परंपरा से चला आ रहा था, जिसको अंग्रेजों ने छीन लिया था। लेकिन पंचशील के सिद्धांत या नेहरू जी के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली जनजातीय विकास नीति तो बनाई गई, लेकिन इसको इंप्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वन से एक अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा था और सरकार उस राजस्व को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 70 का दशक आया, इधर सरकार वन को अलॉट कर देती थी, उद्योगपति वनों की कटाई करते थे, उस वन उत्पाद से अपना उद्योग धंधा चलाते थे। वनों की ढेर सारी अवैध कटाई भी सरकारी मशीनरी और इन ठेकेदारों के मिलीभगत से चल रही थी और धीरे धीरे वन खत्म हो रहे थे। इधर पूरे दुनिया में 70 का दशक पर्यावरण संरक्षण का दशक रहा। 70 के दशक में दुनिया को पता चला कि जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, विकास के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, इस रास्ते पर अगर हम यूं ही चलते रहें तो पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा कि हमारी अगली पीढ़ी इस दुनिया में नहीं जी पाएगी, हमारी अगली पीढ़ी इस दुनिया में विकास का लाभ नहीं ले पाएगी। फलतः सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल दिया जाने लगा और इसका असर इन बातों पर भी पड़ा। अब सरकार को भी लगा कि नहीं, वन के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वन का संरक्षण भी पर्यावरण के लिए बेहतर है। 1980 में एक वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये वन अधिनियम नहीं था, वन अधिनियम 1927 ही चला आ रहा है, ध्यान रखना। एक अलग से वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन अधिनियम 1927 के पीछे का जो पर्पस था वो था वन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन 1980 में जो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसका उद्देश्य था वन को संरक्षित करना, वनों की कटाई को रोकना, जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को संरक्षण प्रदान करना, वन जीवों की रक्षा करना। अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का पर्पस क्या था। इसके पीछे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी विद्यमान था। ये जनजाति और वन के मध्य के संबंधों पर फोकस्ड ये अधिनियम नहीं था 1980। इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा केवल कर दिया इसलिए कि एक क्रम समझते रहो कि क्या घटनाएं घटित हो रही थी। इसके बाद 1988 में हमारी नई वन नीति विकसित की जाती है, बनाई जाती है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। प्रथम वन नीति आजादी के बाद 1952 में बनाई गई और वन और जनजातियों के मध्य के संबंधों को, सहजीवी संबंधों को, सहयोगी संबंधों को स्वीकार नहीं किया गया। ये जनजातियां वन से अलगावित रही, अधिकारों से वंचित रही। लेकिन चूंकि नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत में वन भूमि पर जनजातियों के परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने की बात कही गई थी, ये नीति भारत सरकार ने अडॉप्ट की थी, इसलिए एक संशोधित वन नीति की जरूरत थी और 1988 में संशोधित वन नीति आती है। यानी सोच सकते हो कि 1958 में पंचशील का सिद्धांत आता है, 20 साल बाद, 30 साल बाद 88 में वन नीति आती है और इस वन नीति में पहली बार स्वीकार किया जाता है कि नहीं, वन और जनजातियों के मध्य का सहजीवी संबंध, सहयोगी संबंध ऐतिहासिक रहा है, इसलिए इन परंपरागत अधिकारों को जनजातियों को प्रदान किया जाना चाहिए। अब जब 88 में वन नीति बनाई जाती है तो वन संरक्षण अधिनियम 80 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, संशोधन 88 में किया जाता है। उस वन नीति के बाद इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट 88 में इस बात को स्वीकार कर लिया गया 1988 की वन नीति में कि अनुसूचित जातियों और वनों के मध्य के संबंधों को, जो परंपरागत संबंध था, जो ऐतिहासिक संबंध था, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और इस जनजातियों के वन पर अधिकारों को प्रदान किया जाना चाहिए अनुसूचित जनजातियों और वनों के बीच सहजीवी संबंधों की स्थापना पर बल, इनके अधिकारों को प्रदान करने पर बल, और यहीं से इनके अधिकारों को प्रदान करने की बात शुरू होती है।
लेकिन ये बात शुरू होकर के इंप्लीमेंट होते होते 18 साल बीत जाते हैं और 2006 आ जाता है। 2006 में आपका नया कानून बनता है, वन अधिकार अधिनियम 2006, जो आज के हमारे टॉपिक में प्रमुख है, जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से सरकार द्वारा इस वन भूमि पर जनजातियों के परंपरागत अधिकारों को प्रदान किया जाता है। तो इस वन अधिकार अधिनियम 2006 में सरकार द्वारा वनवासियों को परंपरागत अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया, कैसे किया गया, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने वन अधिनियम के द्वारा वन भूमि पर जनजातियों के परंपरागत अधिकार को दे दिया। इधर जो भारत सरकार की भूमि अधिग्रहण कानून थी 1894 वाली, उसके विरोध में आंदोलन चल रहा था, क्योंकि आजादी के बाद विकास कार्यों के लिए ढेर सारी जनजातीय, ढेर सारी जमीनों का अधिग्रहण किया गया। और इनमें से सबसे ज्यादा जमीन जो अधिग्रहण हुआ भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के द्वारा, वो जनजातियों का था। योजना आयोग कहती है कि 44% जो विस्थापन हुआ उसकी 44% जनजातियां थी, लेकिन जो अन्य सोर्सेज है उसके अनुसार कुल विस्थापन का, भूमि अधिग्रहण के द्वारा जिन लोगों को विस्थापित किया गया उनमें से कुल विस्थापन का 55% ट्राइबल कम्युनिटी था, जनजातियां थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बाकी भूमि से बाकी समुदायों का जब विस्थापन होता था तो उनको मुआवजा दिया जाता था, लेकिन जनजातियों का जो विस्थापन, नदी घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इस तरह की जो बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं बनाई जा रही थी, बिजली उपकरण संयंत्र लगाए जा रहे थे, ये जंगलों और पहाड़ों में लगाए जा रहे थे। और यहां पर निवास करने वाला सबसे बड़ा समुदाय कौन होता था? जनजातियां। लेकिन इस वन भूमि पर जनजातियों को कोई अधिकार नहीं था। इसी पहाड़ों पर, इसी वन में जनजातियां जंगलों को काट करके खेत बना करके खेती भी करती थी। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों पर ये जनजातियां इस वन उत्पाद को बेच के पैसा कमाती थी। लकड़ियों को लेकर के जाके छोटे छोटे कस्बों में बेचती थी, सूखी लकड़ियों को शहद निकालती थी, पशुचारण का काम करती थी। कोई पेड़ गिर जाता था तो उससे वो कुछ ना कुछ कमा लेती थी। लेकिन ये तो था ही। लेकिन जब उनकी जमीन को एक्वायर कर लिया गया, ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेजी शासनकाल में, लेकिन आजादी के बाद थोड़ा बहुत दिया गया। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इन जमीनों को ले लिया जाता था तो इन जनजातियों को कोई खास मुआवजा नहीं दिया जाता था। इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि ये जमीनें किसकी थी? ये जमीनें सरकार की थी, वन विभाग की थी। वन भूमि सरकार के नियंत्रण में थी। जनजातियों का कोई अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिलता था। और भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में सबसे अगर पीड़ित कोई समुदाय था, है, तो ये जनजातीय समुदाय रहा है। समझ सकते हो कि सीधे इस पूरे इलाके को चिन्हित करके कह दिया गया कि आप लोग छोड़ो, जाओ, अपना गांव छोड़ दो, अपने मंदिर, अपने सब कुछ छोड़ दो, अपने अगल बगल के रिश्तेदारों का गांव छोड़ करके आपको दूसरी जगह पुनर्वासित किया जाएगा। और 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून में पुनर्वास का कहीं कोई प्रोविजन नहीं था। गेट आउट, अब इस पर बड़ा डैम बनाया जाएगा। समझ सकते हो जनजातियों का दर्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इसका पुनर्वास और विस्थापन होना चाहिए। ये सब 1990 के दशक की बात है। तो सरकार ने सोचा कि नहीं भाई, इसका पुनर्वास और विस्थापन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। देन 2007 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के बाद 2007 में एक अलग से कानून बनाया जाता है। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 ही रहता है। उसके प्रोविजन की चर्चा हम कहीं आगे, एक हमारा अलग टॉपिक है, उसमें है प्रोविजन। लेकिन एक नया कानून 2007 में बनाया जाता है, जिसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2007, अधिनियम 2007, जिसमें यह व्यवस्था की जाती है कि जिन
समुदायों को, जिन लोगों को भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होना पड़े, सरकार उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन का काम करेगी। सरकार उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन का काम करेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों कानून अलग अलग था, इसलिए एक कानून एक विभाग भूमि का अधिग्रहण कर लेता था, उनको वहां से भगा देता था। अब वो अगले डिपार्टमेंट में जाएं और अपने पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था करें, वो अलग डिपार्टमेंट था, उनका अलग काम था। दोनों इंटीग्रेट नहीं था, जिसको 2013 में इंटीग्रेट कर दिया गया। 2013 के कानून का नाम सुने होंगे, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। तो 2007 में वो कानून बनाया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 बना करके वन भूमि पर जनजातियों का अधिकार दिया गया। अभी जो अधिकार देने के पीछे एक बहुत बड़ा पक्ष यह रहा कि अब इनको स्वामित्व का अधिकार मिल गया। का मतलब हुआ कि सरकार अगर वन भूमि को एक्वायर करेगी, सरकार अगर वन भूमि को एक्वायर करती है, तो अब वहां रहने वाली वनवासियों को भी सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि वो वनवासी वहां की स्वामी है, वहां की मालिक है। जैसे आप अपने खेत के मालिक हो, वहां रहने वाली जनजातियां उस वन भूमि की स्वामी है। यहां तक क्लियर है, वन भूमि की स्वामी है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जनजातियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत स्वामित्व का अधिकार तो दे दिया गया कि अब इनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन यह नहीं कहा गया कि इनको मुआवजा, बस ये रहा कि बस राहत और मुआवजा पाने का अधिकार है, पाने का अधिकार है। बट 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो इनकी भूमि एक्वायर की जाती थी, वो ज्यों की त्यों थी। फलतः मामला फंसा हुआ था, इसलिए अब जरूरत पड़ा 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करने की। जरूरत पड़ा 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करके वन अधिकार अधिनियम 2006 के साथ एकोमोडेट करने की। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब भूमि अधिग्रहण कानून ऐसा होना चाहिए जहां भूमि का अधिग्रहण करने पर वनवासियों को भी मुआवजा दिया जा सके, जनजातियों को भी मुआवजा दिया जा सके, यह कहकर कि यह जमीन तो सरकार की है, वन विभाग की है, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना है, उनको मुआवजा देना है। और तब शुरू होती है भूमि अधिग्रहण 1894 के कानून में संशोधन का काम, कि अब इसको संशोधित किया जाए, नया कानून इसकी जगह पर लाया जाए। ये प्रक्रिया शुरू होती है। और अब होता है कि 2007 का पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के पश्चात जो लोग विस्थापित होते हैं उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था की गई है 2007 के कानून में। इस कानून को भी अब क्लब कर दिया जाए, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को संशोधित किया गया, वन अधिकार अधिनियम 2006 के साथ इसको एकोमोडेट किया गया, और पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007 को इसमें मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करके 2013 में एक नया कानून बनाया जाता है, LARR एक्ट 2013, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्वास स्थापन अधिनियम। पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम था 1894, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम था 2007, दोनों को मिलाया गया। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। और इस कानून में न केवल भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के नेचर को बदला गया, मैं सारा प्रोविजन बताने की जरूरत नहीं है यहां पर आगे, बट उसका क्रक्स, उसका भाव, उसका जो नेचर था, वो अंग्रेजी शासनकाल के समय का था। और अंग्रेजी शासनकाल का ही कानून था, 1894 का कानून था। 1894 में जिस उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया, उसका पर्पस था भूमि पर राज्य के नियंत्रण को पूरी तरह से स्थापित करना। राज्य कभी भी किसी की जमीन को ले सकती है, राज्य को अधिकार है, क्योंकि राज्य की भूमि है,
एब्सोल्यूट राइट राज्य के पास है, राज्य कभी भी एक्वायर कर सकती है। बाद में इस कानून में संशोधन किया गया आजादी के बाद भी, लेकिन जो रूप रहा वो लगभग एसेंस वही रहा। ये कर दिया गया कि राज्य किसी की जमीन को कभी भी चाहे तो ले सकती है। क्यों लेगी? तो लोकतांत्रिक राज्य है भाई। 1947 के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राज्य बना है। राज्य जो भी करती है वो लोकहित में करती है, जनता के हित में करती है। इसलिए अगर राज्य किसी की जमीन को एक्वायर कर रही है तो जनता के हित में एक्वायर कर रही है। राज्य जनता के हित में किसी भी व्यक्ति के जमीन को एक्वायर कर सकती है और एक्वायर करके जनता के हित में काम कर सकती है। पॉइंट नंबर 1, जनता का हित किस में है, यह निर्धारण राज्य करती थी, सरकार करती थी। इसलिए सरकार किसी की जमीन को लेकर टाटा को दे देती थी। हाल में काफी आंदोलन हुआ, सिंगूर परियोजना पर आंदोलन हुआ, कई आंदोलन आपके सामने है। सरकार किसी की जमीन को एक्वायर करके किसी कंपनी को मॉल बनाने के लिए दे सकती है, अपोलो को हॉस्पिटल बनाने के लिए दे सकती है, डीपीएस को अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिए दे सकती है, और डीपीएस उससे पैसा कमाएगा, अपोलो उससे पैसा कमाएगा, टाटा उससे पैसा कमाएगी। लेकिन राज्य कहती थी कि ये सार्वजनिक हित में है, ये जनता के हित में काम है, हम यहां मॉल बनवा रहे हैं, लोग बाजार करेंगे इस पे, ये जनता का हित है, स्कूल जनता का हित है, हॉस्पिटल जनता के हित में है, मॉल भी जनता के हित में है, कारखाना खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, ये जनहित है, लोकहित है। इस तरीके से अगर मानो तो 1894 का कानून 2013 तक मनमाना तरीके से यूज किया जा रहा था, जहां राज्य किसी की भी जमीन को एक्वायर करके और किसी निजी कंपनियों को दे देती थी, अच्छा खासा लेन देन भी होता था। इस कानून को मिसयूज किया जा रहा था। और दूसरी बात थी कि इस कानून में जिस किसी की जमीन को ली जाती थी उसको राज्य सरकार मुआवजा देती थी। मुआवजा की जो राशि होती थी वो सरकारी मूल्य के आधार पर होती थी। ध्यान देने वाली बात है, सरकारी मूल्य के आधार पर होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर जमीन ली गई तो सरकारी मूल्य का 4 गुना, और शहरी क्षेत्र में अगर जमीन एक्वायर हुई तो सरकारी मूल्य का 2 गुना। और सरकारी मूल्य क्या होता था तो आपको याद होगा, लगभग आप लोगों के यहां भी इस तरह की घटनाएं घटित होती है। अब तो धीरे धीरे वो कंट्रोल हो रहा है, सरकार ने सर्किल रेट निर्धारित कर दिया है। बट पहले ये होता था कि 10 लाख रुपए में हम अपना जमीन बेचने जाते थे। अब 10 लाख रुपए अगर हम लिखवाएंगे तो हमको 10 लाख पर सरकार को ड्यूटी देनी होगी। तो हम 10 लाख न लिखवाकर 2 लाख रुपए प्रति बीघा या एकड़ लिखवा देते थे। हमने लिखवा दिया 2 लाख रुपए प्रति एकड़। 1 एकड़ जमीन हमने खरीदा, 1 एकड़ जमीन आपने बेचा, लिखा गया 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी बनी वो स्टाम्प ड्यूटी सरकार के खाते में डाला गया, स्टाम्प पेपर खरीदा गया और रजिस्ट्री हो गई। सरकारी मूल्य कितना? 2 लाख। रियल मूल्य कितना? 10 लाख। अब सरकार क्या करती थी कि जमीन को एक्वायर कर दी और सरकारी मूल्य के आधार पर 4 गुना दे दी। समझ सकते हो कि मुआवजा कम ही मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। एक घटना मुआवजा के संदर्भ में। और दूसरी घटना कि कई जगहों पर जब सरकार किसी की जमीन को एक्वायर करती थी, खाली खेत वाली जमीन को सरकार ने एक्वायर कर दिया और उस पर जमुना एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया। अब जो जमीन 10 लाख रुपए एकड़ थी, जैसे ही पता चला लोगों को कि वो जमुना एक्सप्रेसवे है तो जमीन का कीमत 1 करोड़ रुपए एकड़ हो गया। और मिला कितना वहां के लोगों को? अगर सरकारी मूल्य 5 लाख है तो 20 लाख रुपया, अगर सर्किल रेट निर्धारित किया गया है 8 लाख रुपए तो 8 गुने 4 32 लाख रुपया। लेकिन बाजार मूल्य कितना है? 1 करोड़ रुपया। इस तरीके से मुआवजे की राशि बहुत कम होती थी। 1894 का 2 पक्ष मैंने बता दिया भूमि अधिग्रहण कानून का। एक कानून, सरकार कभी भी किसी की जमीन को लेकर कहती थी गेट आउट। दूसरा,
सार्वजनिक हित में सरकार लेती थी, जिसकी परिभाषा सरकार डिफाइन करती थी। तीसरा, जो मुआवजा होती थी वो सरकारी मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगना होता था, जिससे मुआवजे की राशि कम प्राप्त होती थी। और चौथा पॉइंट, जनजातियों को तो मुआवजा मिलता ही नहीं था, क्योंकि उनकी जब जमीन एक्वायर की जाती थी, खेत बना दिया है उन्होंने 2 बीघा में, पहाड़ों में सीढ़ी काट के खेत बना के खेती कर रहे हैं, लेकिन वो तो वन विभाग की जमीन है, भागो, थोड़ा बहुत मुआवजा देके भगा दिया जाता था। इस अधिनियम के विरोध में एक असंतोष बढ़ा। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये अधिनियम अंग्रेजी सरकार वाला अधिनियम है, ये अधिनियम मनमानापन है, इस अधिनियम को सरकारें दुरुपयोग कर रही है, इस अधिनियम के माध्यम से आम जनता का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्रॉपर उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, यह अधिनियम सामाजिक न्याय के आदर्शों के खिलाफ है, हमारे संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय के आदर्शों के विपरीत है। विकास में अगर सामाजिक न्याय को स्थापित करना है तो इस तरह के कानून में बदलाव लाना चाहिए, इस तरह के कानून को सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाना चाहिए। विकास के नाम पर किसी की जमीन को एक्वायर कर लेना, किसी भी निजी कंपनी को दे देना, निजी कंपनियां जमकर लाभ कमा रही है, उसी जमीन में बड़े बड़े फ्लैट अपार्टमेंट बना करके करोड़ों में बेच रही है, और जिसका जमीन है उस बेचारे को थोड़ा मुआवजा देके भगा दिया गया, गेट आउट, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जनजातियों को तो पूरी तरह भगा दिया गया। इस घटना ने, देखते जाओ, 90 के दशक के लास्ट तक आते आते इस घटना ने भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ एक असंतोष को जन्म दिया था। इसमें बदलाव की मांगे उठने लगी थी। इसी मांग के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन की बात करी, तो 2007 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम पारित किया गया था। इधर 2006 में वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम 1988 के वन नीति के अकॉर्डिंगली लागू करके उनको वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। अब जरूरत पड़ा कि नहीं, 1894 के कानून को बदलना चाहिए, और तब जाकर के 1894 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम के नाम से 2013 का कानून आया। और इस कानून में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के संदर्भ में जनजातियों को और अन्य पीड़ितों को, बाकी जो अन्य है, उनको सुरक्षा प्रदान किया गया। कुल मिलाकर के इस नए कानून में क्या प्रोविजन है, मैं अभी यहां चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये जो नया कानून था, इस कानून में जिनकी भी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके साथ न्याय का प्रोविजन पूरा था। उनके साथ न्याय का प्रोविजन पूरा था। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा, इसको निर्धारित कर दिया गया, ताकि सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर किसी भी जमीन को एक्वायर न करें। इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। यहां तक कि हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थान भी अगर निजी क्षेत्र के लिए दिए जा रहे हैं, निजी क्षेत्र के लिए दिए जा रहे हैं, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे से बाहर कर दिया गया। दूसरी बात, इसमें यह किया गया कि जिनकी भी जमीन एक्वायर की जाएगी उनसे पूछा जाएगा। दूसरा, मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर होगा। देखते जाओ एक एक करके, मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर होगा। तीसरा, मुआवजा केवल भूमि के मालिक को ही नहीं मिलेगा। अगर किसी गांव का पूरा खेत ले लिया गया, उस गांव में 100 परिवार रहते हैं, 50 परिवार भूमि के स्वामी हैं और 50 परिवार भूमिहीन श्रमिक हैं जो उसी गांव के खेतों पर काम करते थे। पूरे गांव के खेत को एक्वायर किया गया तो केवल 50 परिवार जो भूस्वामी हैं उन्हीं को मुआवजा नहीं मिलेगा, उनको तो मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा, बट उन परिवारों को भी मुआवजा मिलेगा जिनकी वो भूमि नहीं थी लेकिन उसी भूमि पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित थे। एसआईए का प्रावधान, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोविजन पहली बार इस 2013 के कानून में लाया गया। सहमति का प्रावधान कि जिनकी भूमि एक्वायर की जाएगी उनसे सहमति ली जाएगी। हां, कुछ ऐसे इमरजेंसी के प्रावधान रखे गए कि अचानक ऐसा इमरजेंसी है तो सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य संदर्भों में 3 कैटेगरी बनाई गई सहमति के लिए। 70%, 80% की सहमति, कंसेंट लिया जाएगा। तो इस तरह से इस कानून को काफी हद तक सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। इस कानून के द्वारा काफी हद तक जनजातियों की सुरक्षा का उपाय किया गया। इस कानून में जनजातियों के लिए भी प्रोविजन रहा। जनजातियों के भूमि अधिग्रहण को यथासंभव टाला जाएगा।
अगर कोई उपाय नहीं बनता है तब भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जनजातियों का जब भूमि अधिग्रहण किया जाएगा तो उनको मुआवजा, अब तो भूमि की स्वामी है, वन अधिकार अधिनियम को इसमें डाल दिया गया, वन अधिकार अधिनियम को इसमें डाल दिया गया, तो उनको भी मुआवजा मिलेगा उसी तरह से 4 गुना और 2 गुना। सामान्यतः चूंकि ग्रामीण क्षेत्र ही माना जाएगा जंगल को, इसलिए 4 गुना, लेकिन 4 गुना ही नहीं मिलेगा। जनजातियों की भूमि को जब एक्वायर किया जाएगा तो उनका मुआवजा सामान्य मुआवजे से ज्यादा होगा। मुआवजा का 1/3 भाग राशि पहले ही देनी होगी उनको, जहां पुनर्वासित किया जाएगा, पुनर्वासित करने के बाद ही उनकी जमीन ली जाएगी। ये नहीं कि जमीन ले लिया गया अब पुनर्वास के लिए भटकते रहो। उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बाद उनकी जमीन एक्वायर की जाएगी। जहां उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन होगा वहां 25 और संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। ये सुविधाएं, ये नहीं कि कहीं बंजर जंगल में ले जाकर के फेंक दो। और वहां पर भी जनजातियों के लिए जो सुरक्षा है, पेशा कानून से संबंधित सुरक्षा, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सुरक्षा, जो भी है वो सब वहां मिलेगा। 100 से ज्यादा परिवारों का अगर भूमि अधिग्रहण होता है तो जनजातीय विकास परियोजना को लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस कानून के द्वारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के कारण जो पीड़ित थे उनको सुरक्षा तो दिया ही गया, जनजातियों को भी पूरी सुरक्षा प्रदान किया गया। जनजातियों को भी पूरी सुरक्षा प्रदान किया गया। इसके बाद इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट हुआ कि अब सरकार मनमाने तरीके से किसी को जमीन एक्वायर नहीं कर सकती। चूंकि सहमति का प्रावधान कर दिया गया तो एक प्रॉपर प्रक्रिया बनाया गया कि अगर भूमि का अधिग्रहण करना है तो ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। और कुल मिलाकर अगर इस प्रक्रिया के तहत जमीन को एक्वायर किया जाता है, अगर मान लो सरकार को जरूरत है, बट इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई कि इस प्रक्रिया के तहत अगर जमीन को एक्वायर किया जाएगा तो कम से कम कंप्लीट सरकार के पास जमीन आने में 5 साल का समय लगेगा, 5 इयर्स। इसलिए जब हम इस कानून का मूल्यांकन करते हैं तो पक्ष है इस कानून का कि इससे सामाजिक न्याय को स्थापित किया गया। इस कानून के तहत जो जमीन एक्वायर किया जाता था, चाहे सामान्य लोग चाहे जनजातियां, उनके साथ जो अन्याय होता था उसको रोका गया। बट इस कानून का एक ड्रॉबैक बताया जाता है कि इससे कहीं ना कहीं विकास की गति धीमी पड़ी, बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखो। इससे विकास की गति में अवरोध उत्पन्न हुआ क्योंकि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारी भारत सरकार की जो आर्थिक नीति बनी वो विकास में निजी उद्यमियों की सहभागिता को बढ़ाने वाली नीति बनी। इसके लिए हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के थ्योरी को अडॉप्ट किया, बल दिया, ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया। जब 2014 में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी जी अधिकतम विदेशों का दौरा किए और विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया कि आइए आप इंडिया में निवेश कीजिए, हम आपको स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करते हैं, हम आपको स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करते हैं। लोगों को स्किल्ड करने के लिए कई मिशन, कई तैयारियां शुरू की गई, प्रयास शुरू किया गया, योजनाएं चलाई गई। मोदी जी ने कहा कि हमारे पास भारत की नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है, 36 करोड़ युवा आबादी इंडिया में। श्रम की कमी नहीं है इंडिया में और हम आपको स्किल्ड वर्कर भी प्रोवाइड करेंगे। आप इंडिया में निवेश कीजिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे। 1991 के बाद हमारी सरकार ने निजी उद्यमियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया। सरकार लिबरल हुई, उदारीकरण, सरकार की जो हस्तक्षेपी भूमिकाएं थी 1991 के पहले वो कम हुई और निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया, निजी उद्यमियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसा महसूस किया गया कि जब तक ये निजी उद्यमी विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनेंगे, विकास को गति प्रदान नहीं किया जा सकता है, ग्रोथ रेट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। 1991 के बाद निश्चित रूप से ग्रोथ रेट बढ़ा।
लेकिन कहीं ना कहीं 1991 से लेकर के अगर हम 2014 की बात करें, 1947 से लेकर के 1991 तक हम विकास की ओर अग्रसर थे, मिश्रित मॉडल के तहत अग्रसर थे, पूंजीवादी और समाजवादी, लेकिन हमारा रुझान समाजवाद की तरफ था। 1991 के बाद हमने मिश्रित मॉडल को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ रुझान रहा, बट फिर भी हमारे इस रुझान में सामाजिक न्याय केंद्र में बना रहा। इसका रिजल्ट रहा 2013 का कानून। लेकिन 2014 के बाद जो नई सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार की नीतियों में विकास पर अत्यधिक बल दिया गया, और विकास पर इतना ज्यादा बल दिया गया कि इस विकास के लिए कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के साथ सामाजिक न्याय के आदर्श के साथ अन्याय कर दिया गया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया। मैं अन्याय शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं उसके साथ समझौता किया गया। जो फिलॉसफी, जो आइडियोलॉजी अपनाई गई, जो सोच अपनाई गई कि पहले विकास हो जाएगा तो सामाजिक न्याय अपने आप हो जाएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी। अगर हम इसको इस संदर्भ में ट्रिकल डाउन थ्योरी का एक और अर्थ है कि डेवलपमेंट होगा तो बाकी चीजें अपने आप टपक टपक के हो जाएगा, सामाजिक न्याय अपने आप हो जाएगा। विकास पर बल दो। जो पश्चिमी देशों की जो सेंट्रल फिलॉसफी है उसको अपनाया गया, लेकिन वेस्टर्न कंट्री की, पश्चिमी देशों की, विकसित देशों की जो प्रीरिक्विसाइट्स है उसको इंडिया में पूरा नहीं किया गया। बिना प्रीरिक्विसाइट्स को, जिना पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना अगर उसी नीति को आप लागू करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी विसंगतियां उभर कर सामने आएगी। वो आई 2014 में विदेशी निवेश को बहुत तेज करने पर बल दिया गया, विदेशी कंपनियों को बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नए नए कानून थे वो इस मार्ग में बाधा बन रहे थे। कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की ओर उन्मुख जो कानून थे वो इस मार्ग में बाधा बन रहे थे। और उसी कानून में एक कानून था भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। हमने निजी कंपनियों को इनवाइट किया, कहा कि आप आओ, इंडस्ट्री लगाओ। इंडस्ट्री लगाने के लिए हम जमीन देंगे, उत्खनन के लिए हम जमीन देंगे, पोर्ट के लिए हम जमीन देंगे। जमीन कहां से देंगे? हम जमीन एक्वायर करके देंगे। और जब सरकार जमीन एक्वायर करने चली उस कंपनी को देने के लिए, तो जन आंदोलन शुरू हो गया, कानून आड़े आ गया। 5 साल तक कोई कंपनी इंतजार नहीं करेगी। पॉस्को की कहानी, वेदांता की कहानी, एक जगह इस टॉपिक पे हम सारा बात आपको बता चुके, कोरिलेट करना है आपको। पॉस्को वापस चली गई, पॉस्को वापस जाना पड़ा क्योंकि हमारी सरकार उनको जमीन एक्वायर करके नहीं दे पाई इंडस्ट्री लगाने के लिए। कई कंपनियां वापस जाने लगी। अब इस सरकार के लिए चिंता की बात थी। सरकार के लिए जरूरी लग रहा था कि इस कानून को संशोधित किया जाए। सरकार के हाथों में अधिकार को बढ़ाया जाए, सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जाए, ताकि सरकार जब चाहे तब किसी की जमीन को एक्वायर करे और एक्वायर करके इन निजी कंपनियों को, इन विदेशी कंपनियों को इंडस्ट्री लगाने के लिए दे। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, निजी निवेश होगा, विदेशी निवेश होगा, भारत के विकास दर बढ़ेगा। एक थॉट था, एक अप्रोच था। इसका रिजल्ट हुआ, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कानून में एक व्यापक संशोधन किया और संशोधन करके एक नया संशोधित कानून लाया और अध्यादेश के द्वारा लागू भी कर दिया गया। जो 2013 का भूमि अधिग्रहण जो कानून में संशोधन हमारी सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने किया, उसका अगर रूपरेखा हम मोटे तौर पे कहें तो एक तरह से फिर से 1894 वाले कानून को वापस कर दिया गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 1894 वाले कानून को वापस ला दिया गया। अर्थात सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। कुछ कैटेगरी को छोड़कर के पूरी एक लंबी चौड़ी ऐसी कैटेगरी बना दी गई कि इस कैटेगरी में कहीं किसी से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। नो सहमति का प्रावधान, नो एसआईए का प्रावधान।
नो भूमि वापसी का प्रावधान, पहले प्रोविजन था इस कानून में कि अगर सरकार किसी पर्पस से कानून जमीन हमारी लेती है, सरकार घोषित करती है कि भाई सार्वजनिक हितों के लिए हम आपकी जमीन को एक्वायर कर रहे हैं, और पता चला कि लेकर के और सरकार ने क्या किया कि फिर उसको दूसरे हित में दे दिया किसी प्राइवेट सेक्टर को। नो, जिस पर्पस से सरकार अगर जमीन लेगी उसी पर्पस में यूज होगा, और 5 साल तक अगर उसी पर्पस में वो जमीन यूज नहीं होगी तो फिर जमीन वापस कर दी जाएगी जिनकी जमीनें ली गई थी। भूमि पुनर्वापसी का प्रोविजन था, वापसी का प्रोविजन था। लेकिन मोदी जी ने जो संशोधन किया, बीजेपी सरकार ने जो संशोधन किया, उसमें वापसी का प्रोविजन भी खत्म कर दिया गया। नो सहमति, नो वापसी, नो SIA, कुछ कैटेगरी रहने दिया गया कि इसके लिए हम ये सब करेंगे, लेकिन ये कैटेगरी जो है, मतलब कुल मिलाकर के फिर से 1894 के ही समकक्ष मिलता जुलता कानून मोदी सरकार ने जब लागू किया तो भारत में किसान सड़क पर आ गए। भारत का एक सबसे बड़ा व्यापक किसान आंदोलन उठकर खड़ा हुआ। ये किसान आंदोलन इतना बड़ा था कि मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा, और फिर से वही 2013 का कानून लागू है और आज भी कंटिन्यू कर रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब सरकार ने प्रयास किया, 2 तरह का प्रयास। सरकार फिर से इस कानून को बदलने के लिए प्रयासरत है ताकि फिर से भूमि अधिग्रहण कानून को सरकार के पक्ष में बनाया जाए। जिनका जमीन लिया जा रहा उनके पक्ष में नहीं, सरकार के पक्ष में बनाया जाए, सरकार के अधिकारों को बढ़ाया जाए ताकि विकास को गति दी जा सके। पहली बात। दूसरी बात कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि राज्य सरकारों के माध्यम से इस 2013 के कानून में बदलाव लाना शुरू करवा दिया। अब कई राज्य सरकारों ने क्या किया कि इस कानून को बदल दिया, और जो बीजेपी सरकार ने कानून, संशोधित कानून बनाया था, उसी के समकक्ष राज्य सरकारों ने कानून बना करके और फटाफट जमीन को एक्वायर करना शुरू कर दिया। कोई SIA नहीं, और लेकर के निजी उद्यमियों को देना शुरू किया, कर रही है ताकि विकास को गति प्रदान की जा सके। एक घटना। और कुछ और प्रयास हुए, और उन प्रयासों में मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन का काम शुरू किया, 1927 वाला संशोधन करके। क्या संशोधन हो रहा था, तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि वन अधिनियम के द्वारा वन पर नौकरशाही के नियंत्रण को बढ़ा दिया। सोचो, मतलब वन विभाग जो है वो किसी भी वन भूमि को संरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। 27 में यही प्रोविजन था। उल्लंघन करने वालों को आश्चर्य होगा, गोली मारने का आदेश दे दिया गया कि जो वन अधिकारी है उनको शूट कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं। दूसरा, गोली मार देने पर अगर जो वन अधिकारी है उनके खिलाफ अभियोजन तभी चलाया जाएगा जब कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर, मतलब उनको भी सुरक्षित कर दिया गया कि मारो गोली। अगर कोई वन में रहने वाली जनजातियां, अगर सरकार किसी भी जमीन को इस तरह का जमीन घोषित कर देता है तो जनजातियां अगर उसमें से कोई वन उत्पाद लेती है तो अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, जनजातियों को जेल जाना पड़ेगा। अब यह एक ऐसा संशोधित अधिनियम था जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के बिल्कुल अगेंस्ट था। एक तरफ वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से वन में रहने वाली जनजातियों के परंपरागत अधिकार को स्थापित किया गया, तो दूसरी तरफ ये नया संशोधन करके वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके वन अधिकारियों की ताकत को, ब्यूरोक्रेसी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, वन को सरकार के नियंत्रण में लाने का अब एक अलग रास्ते से भूमि अधिग्रहण कानून को राज्य के माध्यम से बदलाया जा रहा है। इधर सरकार भी बिल को लागू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर तत्पर है, सरकार तैयार रखी है बिल, जैसे ही मौका मिलेगा। इधर कोविड आ गया, अदरवाइज सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में बदलाव लेने के लिए बदलने के लिए पूरी तैयार है।
राज्य सरकारों द्वारा बदल करके काम को चलवाया जा रहा है। और इधर वन अधिकार अधिनियम जो 2006 आया, उसके अगेंस्ट में एक नया कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, वन अधिनियम 1927 में संशोधन। रिजल्ट हुआ, इसका भारी विरोध हुआ, लोग सड़क पर आ गए। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो वन अधिनियम 2006 के बिल्कुल अगेंस्ट में है। फलतः 15 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया, लेकिन अभी अभी 2 महीना 3 महीना पहले 8 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने फिर से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया। यानी ये टकराव है कहीं ना कहीं विकास बनाम सामाजिक न्याय। केंद्र सरकार को लग रहा है कि ये सारे के सारे अधिनियम निश्चित तौर पर कमजोर वर्ग को सशक्त करने की दिशा में हैं, निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप हैं, इनसे इस कमजोर वर्ग या पीड़ितों को राहत मिल रही है, लेकिन ये विकास के मार्ग में बाधक है। कहीं ना कहीं इससे डेवलपमेंट की गति धीमी हो रही है। इन कानूनों में संशोधन किए बिना, बदले बिना विकास को गति प्रदान नहीं की जा सकती है। बट लोग सड़क पर आ जाते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार की तीनों नीतियों को कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां हैं, किसानों को कमजोर कर रही है। उसी तरह से इसका जब विरोध हुआ, भारी विरोध, केंद्र सरकार द्वारा वन अधिनियम 1927 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी, भारी विरोध। फलतः 15 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा विधेयक का प्रस्ताव वापस, पुनः 8 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास प्रारंभ। क्लियर है बच्चा? एक कहानी अब समझ रहे हो कि जो बदलाव आ रहा है, जो कहानी बन रही है। सरकार भी अपनी जगह पर अपने तर्क के साथ सही है, लेकिन हमारे संविधान में सामाजिक न्याय का आदर्श है, वो भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। बड़ा कठिन होता है कि जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो तो आपको इन सब चीजों के संदर्भ में किधर की तरफ जाना है, सरकार के निर्णय की तरफ जाना है या फिर सरकार के विरोध में जाना है। इसी बीच एक और घटना घट गई। ये तो नई घटना है, ताजा तरीन घटना है, करंट में है और करंट में बना हुआ है, इसलिए सवाल बनेगा, जीएस में बनेगा, आपके हमारे ऑप्शन सोशियोलॉजी में बनेगा। इधर 20 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उन सबको हम आगे संदर्भित करेंगे जब हम वन अधिकार अधिनियम 2006 पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देकर आदेश दिया राज्य सरकारों को कि लगभग 12 लाख जनजाति और वन निवासियों को वन से बाहर निकाला जाए। ये 20 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और 12 लाख जनजाति और वन निवासियों को वन से बाहर निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया, क्या इसका संदर्भ है? तो संदर्भ यही है कि वन अधिनियम में जब वन भूमि पर वनवासियों को अधिकार दिया गया, स्वामित्व का अधिकार दिया गया, तो उनको कहा गया, एक सिस्टम बनाया गया, एक मैकेनिज्म बनाया गया, जो मैं वन अधिकार अधिनियम में पढ़ाऊंगा आपको, कि आप लोग अपना अपना दावा पेश कीजिए। दावा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश कीजिए कि आप वन में रह रहे हैं, आप वनवासी हैं। और जो दावा पेश नहीं कर सकता है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सरकार ने निर्धारित किया है, वनवासी होने का, जनजाति होने का, शेड्यूल कास्ट होने का, परंपरागत रूप से उस वन में रहने का, भाई जो परंपरागत रूप से उस वन में रह रहा है उसी को वन का अधिकार दिया जाएगा ना। वन अधिकार अधिनियम के 2006 के तहत जो भी अधिकार निर्धारित किए गए वो तो वनवासियों को दिया जाएगा। बट अगर कोई अभिषेक सिंह, मंटू कुमार, ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग भी अपना वन में जाकर के अपना घर बना लिए हैं, रिजॉर्ट टाइप बना लिए हैं और वन उत्पादों का स्मगलिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी उसमें कर रहे हैं, इनको तो अधिकार नहीं मिलना चाहिए ना। इसलिए जरूरी था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सरकार ने निर्धारित किया उसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए जिससे प्रमाणित हो सके कि आप परंपरागत रूप से वनवासी हैं, आप वनों में रहते आ रहे हैं।
दावा की एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई और हुआ कि जो वन में रहने वाले वनवासी इस दावा के अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं दे पाते हैं, उनको अतिक्रमणकर्ता माना जाएगा, अवैध वनवासी माना जाएगा, गलत वनवासी माना जाएगा। और ऐसे ही सो कॉल्ड अवैध वनवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण करने वाला कहा कि ये वे लोग हैं जो वन पर अतिक्रमण करके कब्जा करके बैठे हुए, और ऐसे अतिक्रमण करने वाले लोगों को, ऐसे अवैध वन निवासियों को वन से बाहर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय दिया और अपने इस निर्णय में 12 लाख वैसे जनजातियों और वन निवासियों को जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पाए, अवैध वनवासी घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जंगल से बाहर निकाला जाए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि जनजातियां जंगल में सदियों से चली आ रही है। ये निरक्षर है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है, उन्होंने कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। बात बता देना बड़ा आसान है। अभी आप पढ़ रहे होंगे कोविड वाले मुद्दे पर कि आप मोबाइल से आप रजिस्टर कराइए। आप गांव में रहते हो, क्या गांव के गरीब मंगरू, ढोढ़ा, घूरा, चनेसर सबके पास ऐप वाला मोबाइल है क्या? आज भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। बहुत सारी जनजातियां हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कानून बनाया, इस तरह का आदेश दिया, तो 12 लोग जनजाति और वन निवासी जिनको अवैध घोषित किया गया, वो अवैध सब नहीं है, उसमें मैक्सिमम वैध है। वैसे बहुत कम लोग ही हैं जो कि मंटू कुमार की तरह या कृष्णा चौधरी की तरह ठेकेदार हैं जो वहां पर जाकर के रह रहे हैं, वो अवैध है, उनको निकाला जाना चाहिए। लेकिन बहुत से वैध लोगों को भी बाहर निकालने का आदेश दिया गया। ये जम करके इसका विरोध, जम करके चर्चा में आया, हंगामा हुआ कि क्या होगा, कैसे होगा, ये कहां जाएंगे। ये कहानी, ये दोनों ही घटनाएं इस पूरे कानून, इस पूरी समझ को महत्वपूर्ण बना देती है और जहां से सवाल जोड़ करके पूछा जाता है। इसलिए यह एक पृष्ठभूमि था और इसी पृष्ठभूमि के आधार पर हम अगला टॉपिक जो हम पहले निर्धारित करके आए हैं वो पढ़ेंगे और हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपके सामने है। वन अधिकार अधिनियम 2006। आज का क्लास हमारा इसी टॉपिक पे फोकस था, लेकिन चूंकि हम मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे, मेंस के लिए पढ़ रहे, इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि यूपीएससी के सवाल समझ आधारित पूछे जाते हैं, एक समग्रता में समझ की अपेक्षा करते हैं। जब भी आप अपने विचारों को देते हो, जब भी आप एनालिसिस करते हो किसी भी प्रश्न के विषय वस्तु के बारे में, तो आपकी एक समझ होनी चाहिए। प्रश्न इतने उलझे हुए पूछे जाते हैं, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण इतना लंबा चौड़ा और समझ आधारित होता है कि अगर विषय वस्तु के बारे में आपकी समझ न हो तो आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे कि उस प्रश्न की डिमांड क्या है, उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा। तो एक आउटलाइन आपको मिल गया जिस जानकारी को आप कई जगहों पर यूज कर सकते हो, जीएस में भी आप यूज कर सकते हो। हमारे सामने अगला टॉपिक है जिससे यूपीएससी ने सवाल पूछा है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, अनुसूचित जनजाति भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी, और यही नहीं कुछ और समुदाय भी जो सदियों से जंगलों पहाड़ों में रहता आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में शेड्यूल्ड नहीं किया गया, वो भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। यह है आपका टॉपिक
जिसकी पृष्ठभूमि अभी तक हम लोग तैयार कर रहे थे। जनजाति और वन के मध्य के संबंध और समय समय पर कानून के द्वारा सरकार का क्या रवैया रहा, सरकार किस दिशा में प्रयास करती रही, इसकी एक रूपरेखा हमारे सामने है। अब हम लोग आते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 पर। 31 दिसंबर 2007 को लागू कर दिया गया, ठीक है। और 2012 में 6 दिसंबर 2012 को इसमें थोड़ा संशोधन हुआ और संशोधन करके प्रॉपर तरीके से आज के डेट में लागू है। इसमें सबसे पहले इसका उद्देश्य जो है, यह उद्देश्य है वन भूमि पर, वनोत्पाद पर, वन पर जनजातियों के या अन्य परंपरागत वनवासियों के परंपरागत अधिकार को स्थापित करना, उनको अधिकार देना। एक दूसरा उद्देश्य भी इनहेरेंट है कि वन को या जैव विविधता को संरक्षित करना। ऐसा नहीं कि वन को अधिकार दे दिया गया और वन काट के फेंक दे। ये ध्यान में रखा गया है कि जनजातियों को अधिकार दिया गया है तो ये अधिकार का दुरुपयोग करके वन को काटे नहीं, बल्कि संरक्षित रखने में सहयोग दे, क्योंकि जनजाति और वन का संबंध सहयोगी रहा है। वन ने जनजातियों को जिंदा रखा है तो जनजातियों ने भी वन को संरक्षित किया है। जनजातियों इतना वन के बारे में अनुभवी और उनको जिंदा रखने वाला और कोई अनुभवी लोग नहीं है। इनके पास ढेर सारा अनुभवी ज्ञान है, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। वन को संरक्षित रखना, जंगलों में जो जल स्रोत है, जो भी चीजें हैं, इनसे इनकी आजीविका चलती रहे और ये संरक्षित रहे। और साथ साथ जो ग्राम सभा है इन जनजातियों में, जंगलों में, उसको भी सशक्त करना, इंपावर्ड करना। इसलिए अगर हम इस वन अधिकार अधिनियम 2006 के नाम से ही जाना जाता है, संशोधन जो भी 2012 में हुआ हो, अधिनियम के उद्देश्यों की बात करें, हम उद्देश्यों की बात करें तो हम इसके 4 उद्देश्यों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला उद्देश्य है हमारा, जो मैंने अभी कहा, वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना। अभी तक कहा जाता रहा था, नेहरू जी ने अपने पंचशील के सिद्धांत में कहा कि इनको दिया जाना चाहिए। 1988 में हमने वन नीति बनाई भारत सरकार की, तो उसमें कहा गया कि नहीं, इस पर बल दिया गया कि दिया जाना चाहिए। और फाइनली 2006 में 18 साल में हमने दिया, तो उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देना इस कानून का उद्देश्य। इस कानून का उद्देश्य वन क्षेत्र के निवासियों की आजीविका का और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देना और वन से इनकी आजीविका चलती रहे, इसको भी सुनिश्चित करना। जो इनकी वन आधारित इकोनॉमी थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया। वन आधारित इकोनॉमी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, सततता को बनाए रखने के लिए भी इस कानून में प्रोविजन किए गए, ताकि वन से उनकी आजीविका चलती रहे, उनकी खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे। साथ साथ वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना, वनों का संरक्षण भी हो और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण करना भी। हम इस वन अधिकार अधिनियम 2006 के उद्देश्यों की 4 कैटेगरी बना सकते हैं। यही 4 उद्देश्य जो इस अधिनियम का गूगल से आप निकाल के पढ़ोगे तो जो है उद्देश्य के बारे में जो लिखा गया है, उसकी अगर निचोड़ है तो ये 4 उद्देश्य उसमें इनहेरेंट है। अब अगली बात आती है कि वन में रहने वाले लोग कौन, जिनके अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जा रही है, वो कौन लोग हैं, उनकी क्या परिभाषा है, किनको हम वनवासी माने, किनको हम उस व्यक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज करें जिनको की अधिकार दिया जाना चाहिए। तो पहला तो है ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो फर्स्ट, वो जनजाति हो, अनुसूचित जनजाति हो। दूसरा, कोई अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय से जुड़ा हुआ हो। तीसरा, सरकार ने जिसको वन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, अधिसूचित किया है, उस क्षेत्र में वो रह रहा हो। और चौथा कंडीशन है कि पिछले 75 वर्षों से रह रहा हो। अब जाके कल रहने लगो तो नहीं माना जाएगा। लास्ट 75 ईयर से
अगर वो उसी वन में रह रहा हो तो उसको, अब इसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि बहुत सारे ऐसे सामान्य आदमी, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुर्मी, हिंदू बहुत पहले से ही चले गए थे। अंग्रेजी शासनकाल में ही बहुत से लोग जाकर के उस वनों में रह रहे हैं। उनके जो वनों में गांव विकसित है, उस गांव में 2-4 परिवार इनका है। हम लोग, मैं जब कोचिंग में नहीं आया था, जब मैं टीचिंग में था, तो हमने एक यूनेस्को का प्रोजेक्ट था विलेज इंडिया, उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में काम किया था और हमें एक गांव के अध्ययन का मौका मिला था, चिरुई गांव का। चिरुई एक जंगलों का गांव है, पहाड़ों का। उसके अंदर जब हम लोग गए थे तो वहां पर गोंड समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोगों का गांव था, लेकिन वहां पर भी 5 घर यादव थे, 2 घर पंडित थे, 1 घर बनिया थे। ये वे लोग थे जो सदियों से जाके इनके बाप दादा वहीं बसे हुए थे। ऐसे लोग भी थे। अब ये कहां जाएंगे? क्या उनको इन जंगलों में अधिकार नहीं है? उनको भी है। तो जनजाति हो, अन्य परंपरागत समुदाय से बिलोंग करता हो, जो उस रिजर्व एरिया में रहता हो और पिछले 75 वर्षों से उसमें लगातार रहता आ रहा हो, ये उनके लिए कंडीशन है। तो वन क्षेत्र के निवासी किनको कहा जाएगा? नए कानून के अंतर्गत निम्न शर्तों को पूरा करने वाले वन क्षेत्र के निवासी कहे जाएंगे। पहला, वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं। दूसरा, वे वन या वन भूमि में निवास करने वाले अन्य परंपरागत समुदाय के सदस्य हो। वे अधिसूचित वन क्षेत्र में निवास कर रहे हो। और चौथा है, वे विगत 75 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हो। इनको वन क्षेत्र का निवासी कहा जाएगा और यह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार इन्हीं को दिए जाएंगे। ठीक है। यह एक चीज है, इसमें इनहेरेंट है, दिखाया नहीं गया है, कि जो उसी पर आश्रित हो, मतलब जो उनकी आजीविका परंपरागत रूप से उसी से जुड़ी रही हो, यह भी एक कंडीशन है। इससे बहुत से वे लोग बाहर हो जाएंगे जो वहां बिजनेस करने के लिए गए थे। फलाना जादव, फलाना सिंह, फलाना पंडित, जो बिजनेस पर्पज से अगर वो 50-60 साल पहले भी गए, 75 साल पहले भी, तो बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स कंडीशन है जो बताती है कि आप उस वन क्षेत्र के निवासी हैं, आप उस वन या वन भूमि में निवास करने वाले हैं, और इसके लिए आपको प्रमाणित करना होगा। इसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। इस अधिनियम में प्रोविजन है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करना होगा, दावा प्रेजेंट करना होगा। इनको क्या अधिकार दिया गया? तो हम आ जाते हैं अधिनियम में प्रदत्त अधिकार। अधिनियम में वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या क्या इनको अधिकार दिया गया? सामान्यतः इनके अधिकारों की हम 4 कैटेगरी बनाते हैं। जब रियल एक्ट का जो अधिसूचना आता है उसमें देखोगे तो उसके पॉइंट्स अधिक हैं, बट मिलाजुला करके जो अधिकार है उनको हम 4 कैटेगरी बनाते हैं। एक जो धारा 3 और 4 है, जो इस अधिनियम की धारा 3 और 4 है, इसके अंतर्गत प्राप्त इनको अधिकार है, ये राइट है इनको। ये है स्वामित्व का अधिकार, पहला टाइटल राइट, कि इन पर इनके स्वामित्व के अधिकार को प्रदान किया गया, ये इसके मालिक हैं। जैसे हम अपने 10 बीघा खेत के मालिक हैं, आप अपने 20 बीघा खेत के मालिक हो, हम दिल्ली में जो अपना घर वाला जमीन है हम उसके मालिक हैं, उस तरह से उस वन भूमि के मालिक हैं। अगर वहां पर जमीन भी, एक खेती भी कर रहे हैं, उसका मोटेशन वगैरह नहीं हुआ है क्योंकि वो जमीन वन विभाग की है, सरकार की है, बट 5 हेक्टेयर तक अगर जमीन की सीमा निर्धारित की गई, ये खेत है, उसके मालिक कहे जाएंगे। दूसरा, यूज राइट, उपयोग का अधिकार। इनको ये अधिकार है कि वनोत्पाद, अब ध्यान देना, मालिक का मतलब जंगल को काट नहीं सकते, लेकिन वनोत्पाद, उनको यूज करने का अधिकार है। अगर तेंदुपत्ता हो, शहद वाला काम हो, या सूखी हुई लकड़ियों को लेकर के उनको बेचने वाला काम हो, जो भी वन उत्पाद है, जो इनकी आजीविका का स्रोत बन सकता है, बनता रहा है, उसको कर सकते हैं। ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है। कोई आकर के रोक नहीं सकता है। बीच बीच में कानून बना करके इन सब चीजों को रोकने का प्रयास किया गया था, सीमित करने का प्रयास किया गया था। रोकना 100% शब्द सही नहीं है।
लेकिन ये उनके अधिकार में मान्यता दे दी गई, यूज राइट। यही नहीं, जो वनों में जो जल स्रोत हैं, मत्स्य पालन, जो मछली मारने का काम, ये नहीं कह सकता ये मेरा वाला तालाब है। वन विभाग का अगर तालाब है तो मेरा तालाब है, या वन विभाग का कोई अधिकारी उसमें उनको मछली मारने से नहीं रोक सकता, वो उसको यूज कर सकते हैं। तो जो भी वन में जल स्रोत हुए, इन सभी चीजों को यूज करके अपनी आजीविका कमाने का इनको अधिकार है। तो अधिकार, जो तीसरा अधिकार है, ध्यान से देखो, राहत या मुआवजा और विकास का अधिकार। राहत, मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार, यह अधिकार इनको प्रदान करता है कि यदि इनकी जमीन को एक्वायर किया जाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि इनकी जमीन तो है नहीं, वो वन विभाग की जमीन है, नदी घाटी परियोजना के लिए अगर एक्वायर किया गया, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक्वायर किया गया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से, तो पहले तो ये माना जाएगा कि उसके मालिक हैं। तो सहमति का प्रावधान, जो फलाना ढिकना जो भी है, वो यूज किया जाएगा। जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में जो प्रोविजन इनके लिए है, वो यहां पर यूज किया जाएगा। यथासंभव जनजातीय भूमि के अधिग्रहण को टाला जाएगा। एकदम जब जरूरत पड़ेगी, लेना ही है, तो फिर ग्राम सभा का परमिशन लिया जाएगा। ग्राम सभा के परमिशन से ही इनकी भूमि को एक्वायर किया जाएगा। सामान्य मुआवजा से इनको अधिक मुआवजा दिया जाएगा, 1/3 भाग मुआवजा पहले दिया जाएगा, डैश डैश डैश, जो भी है इसको फॉलो किया जाएगा। यानी इनको मुआवजा, राहत उसी तरह मिलेगा जिस तरह सामान्य भूस्वामी को प्रदान किया जाता है। राहत और मुआवजा पाने का अधिकार और विकास का अधिकार, वहां रख करके ये विकास के अधिकार से वंचित नहीं होंगे। इनको विकास का अधिकार भी है, डेवलपमेंट राइट भी है। यहां भी सरकार इनकी विकास परियोजनाएं चलाएगी। ये नहीं है कि जंगल इनको दे दिया गया, अब जाओ जंगल में रहो पत्ता पहन के, उसी से अपनी आजीविका चलाओ। ये भी इसमें प्रोविजन किया गया। और वन प्रबंधन का अधिकार, जो चौथा पॉइंट है आपका, ये वन प्रबंधन का अधिकार है। ऐसा महसूस किया गया कि जनजातियों और वनों के मध्य जो संबंध रहा है, वो ऐतिहासिक रूप से सहजीवी संबंध रहा है। कई रूपों में इन जनजातियों ने वनों को संरक्षित किया है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जनजातियों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जनजातियों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह प्रोविजन किया गया कि जब भी इस तरह का कोई स्कीम हो तो उनकी सहभागिता भी उसमें सुनिश्चित की जाए, और वन प्रबंधन का अधिकार भी इनको प्रदान किया जाए। तो इस अधिकार इनके लिए दे दिया गया। क्लियर है? ये 4 प्रकार के इनको अधिकार दिए गए। ये अधिकार दिया गया धारा 3 और 4 में। इसके बाद हम फिर धारा 4.4 की बात करते हैं। धारा 4.4 में क्लियर किया गया कि यह जो अधिकार होगा ये वंशागत होगा। आप वंशानुगत भी कह सकते हो, ये वंशागत होगा। मतलब ये अधिकार इन्हीं तक नहीं सीमित है, इसके बाद इनके बेटे को हो जाएगा, उनके बेटे को हो जाएगा, उनके बेटे को हो जाएगा। ये वंशागत होगा, परंतु यह संक्रमणीय या अन्य हस्तांतरणीय नहीं होगा, अंतरणीय नहीं होगा। ये किसी अन्य को नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कि ये मेरा है, ये अधिकार मैं किसी अन्य को दे देता हूं। आइए महेश कुमार जी शहर में रहते हैं, आप मेरे दोस्त बन गए, आप कल से जंगल में आ जाइए ना, मैं अपना सारा अधिकार आपको कागज बना करके दे देता हूं। ये अन्य हस्तांतरणीय नहीं होगा, संक्रमणीय नहीं होगा। या फिर ये अंतरणीय नहीं होगा, मतलब इसको हम बेच नहीं सकते हैं। ये नहीं कि अधिकार हम किसी को बेच दिए, गिफ्ट कर दिए। नो, मेरा, मैं इस जंगल में परंपरागत रूप से रहता आ रहा हूं, ये परंपरागत अधिकार मुझको मिला है, मेरे बाद मेरे बच्चे को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे को, दैट्स ऑल, ये अधिकार होगा। और इस अधिनियम की धारा 4.5 में कहा गया है कि जनजातियों के जो कब्जे वाली वन भूमि है उससे उनको बेदखल नहीं किया जा सकेगा, उससे उनको बेदखल नहीं किया जा सकेगा। यह अधिकार वंशागत होगा, संक्रमणीय या अन्य हस्तांतरणीय नहीं होगा, अंतरणीय नहीं होगा, और जनजातियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा या उनको हटाया नहीं जा सकेगा। मतलब प्रॉपर, जैसे
जमीन पर आपका अधिकार होता है, खेत पर आपका अधिकार होता है, हमारा अधिकार होता है, उस तरह का अधिकार, बट थोड़ा सा अंतर। हम अपने खेत को बेच सकते हैं, जमीन को बेच सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? वो जंगल को काट नहीं सकते हैं, बट उससे वो आजीविका चला सकते हैं। तो पहले अधिकार को धारा 4.4 में स्पष्ट किया गया और धारा 4.5 में इस अधिकार के बारे में यह भी बताया गया कि उनकी भूमि से उनको कोई अलग नहीं करेगा। इसके बाद हम धारा 5 पे आते हैं। एक तरह से एक कर्तव्य है, अगर धारा 5 को पढ़ोगे तो एक कर्तव्य है जनजातियों का। इस प्रावधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जनजातियां भी चाहे तो वन को संरक्षित रह सकती है, उनका कर्तव्य है, इससे उनकी आजीविका चलती है। इसलिए कहा गया कि हे जनजातीय भाई, हे वन अधिकार के धारकों, वन्य जीवों का, वन का, जैव विविधता का, जल स्रोत का और अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा का कर्तव्य आपका है। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपका है, ये सुरक्षा करना आपको है। आपको वन पर अधिकार दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप शिकार करो, जंगली जीवों का आप शिकार करो। वन्य जीव की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। वन को काटो नहीं, वन काटना नहीं, आपकी वन की सुरक्षा करना, संरक्षित करना आपका कर्तव्य है। जैव विविधता को बनाए रखना अपना कर्तव्य है। जंगल के जो जल स्रोत हैं उनकी सुरक्षा, पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य के रूप में है वन अधिकार के धारकों के द्वारा वन जीव एवं वन एवं जैव विविधता, जल स्रोत तथा अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान। जल स्रोत को थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर देना आप, ठीक है? स्रोत, प्रावधान, बिल्कुल क्लियर है। जनजातियों के ही जिम्मे दिया गया कि आपको इन सब की सुरक्षा करनी है, नुकसान नहीं पहुंचाना है वन को। इसके बाद धारा 6 में इन अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में प्रोविजन किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख इकाई है ग्राम सभा। ग्राम सभा की को जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राम सभा वनवासियों से, वन में रहने वाले लोगों से उनके दावा संबंधित डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करेगी। जो भी वन में रहने वाले लोग हैं एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अपने अपने ग्राम सभा में अपने अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किया है सरकार ने, उनमें से कोई एक, सारा का सारा नहीं, कोई एक वहां प्रस्तुत करे, ताकि पता चल सके कि आप 75 वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आप अन्य परंपरागत वन निवासी हैं। अब समझ सकते हो कि आज कई जनजातियों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो 75 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट्स उनके पास कहां से हो पाएगा। यही कारण है कि बहुत सी जनजातियां अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पाई, या बहुत सी जनजातियों का दावा खारिज हो गया। बहुत सी जनजातियों का दावा ग्राम सभा में ही खारिज हो गया। जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को उनको अवैध घोषित करना पड़ा। खैर, ये अलग बात है, ये एनालिसिस का पार्ट है। बट ग्राम सभा के सामने सभी को अपना अपना दावा पेश करना होगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको देना होगा। ग्राम सभा यदि खारिज कर देती है तो 8 दिन के अंदर एक उपखंड समिति का गठन किया जाएगा। मतलब ये जो 3 स्तर पे रहेगा, एक ग्राम सभा होगा, इसके बाद दूसरे स्तर पर उपखंड स्तर की समिति होगी, तीसरे स्तर पर जिला स्तर की समिति होगी और चौथे स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ग्राम सभा, उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति तथा राज्य स्तरीय निगरानी समिति। मुख्य भूमिका ग्राम सभा की है और ग्राम सभा में ही आपको अपने दावा को प्रस्तुत करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन अगर ग्राम सभा आपके दावा को खारिज कर देती है और आप ग्राम सभा की इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आपको 8 दिन के अंदर ग्राम सभा की इस निर्णय के अगेंस्ट में उपखंड स्तर की समिति में अपील करना होगा। अगर उपखंड स्तर की समिति
आपके इस अपील को स्वीकार करती है और उसको सही कर देती है तो ठीक है, अगर उपखंड स्तर की समिति भी आपके दावा को खारिज कर देती है तो 60 दिनों के भीतर आपको जिला स्तर की समिति में अपने दावा को ले जाना है, उपखंड स्तर की समिति के निर्णय के अगेंस्ट में। जिला स्तर की समिति फाइनल डिसीजन देगी। जिला स्तर की समिति के बाद कहीं कोई अपील का कहीं कोई मतलब नहीं। इसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट ही आपका फिर अंतिम रास्ता है, उसके सिवा और नहीं। जिला स्तर की समिति में फाइनल आपका हो जाएगा और राज्य स्तरीय निगरानी समिति जो है वो इन सब चीजों पर निगरानी का काम करेगी कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक क्लियर है। तो एक प्रॉपर प्रक्रिया का निर्धारण किया गया ताकि फटाफट इनका दावा मान लिया जाए और इनको अधिकार संबंधी कागज प्रदान किया जाए। इसके बाद धारा 7 जो है उसमें निर्धारित किया गया दंड का प्रावधान कि अगर इन प्रावधानों का उल्लंघन कोई करता है, अधिकारी कर्मचारी, यहां पर क्योंकि यहां पर अधिकारी कर्मचारी को ही सब कुछ करना है, पब्लिक को तो अपना दावा दे देना है। अगर स्वीकार है तो ठीक है, उनको अधिकार प्राप्त हुआ, नहीं स्वीकार है, अगर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दावा खारिज हुआ तो बेचारे बाहर हो गए। बट अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। कितना दंड? 1000 रुपया तक। अब हर जगह कई जगहों पर ब्यूरोक्रेसी को संरक्षित करती हुई सरकार नजर आती है। 1000 रुपया तक दंड का प्रावधान होगा। यह है आपके वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार और उसके प्रावधान। क्लियर है? अब हम लोग इसकी समीक्षा कर लेते हैं और इसकी समीक्षा में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल सही, वन अधिकार अधिनियम 2006 निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है सरकार का। वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से निश्चित रूप से सरकार ने जनजाति और वन के मध्य के सहजीवी संबंधों को स्वीकार करके उनको वो अधिकार प्रदान किया है जो ये जनजातियां परंपरागत रूप से उपभोग करती हुई आई है। दुर्भाग्य से अंग्रेजी शासनकाल में ये अधिकार उनके छीन गए और आजादी के बाद भी प्रारंभिक दिनों से लेकर के 2006 तक ये अधिकार उनको नहीं दिए गए जो उनको मिलना चाहिए था। जो हमारी भारत की जनजातीय विकास नीति की एक केंद्रीय विशेषता थी, एक केंद्रीय प्रोविजन था, उद्देश्य था, लक्ष्य था, जो नहीं दिया गया। तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से यह जनजातीय विकास की दिशा में, जनजातियों को अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है और इसके माध्यम से वनों में रहने वाली जनजातियों को इन अधिकारों को मान्यता देते हुए उनको विकास के साथ साथ वनों के संरक्षण की दिशा में भी एक सराहनीय कदम उठाया गया, एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। हम सामने है आपके स्क्रीन पर, निश्चित रूप से यह अधिनियम वन और जनजातियों के मध्य सहजीवी संबंधों को स्वीकार करके जनजातीय विकास के साथ साथ वनों के संरक्षण की दिशा में भी एक प्रमुख कदम है। यह अधिनियम जनजातीय संस्कृति और आर्थिकी, जो ट्राइबल कल्चर और जो ट्राइबल इकोनॉमी है, कैसी वाली, जो वन आधारित इकोनॉमी है, जो ऐतिहासिक रूप से चली आ रही इकोनॉमी, यह अधिनियम जो है वो इस को संरक्षित करते हुए उनकी वन आधारित संस्कृति और इकोनॉमी को संरक्षित करता है। हमारे पॉलिसी में भी है जनजातीय पहचान को बनाए रखते हुए, उनकी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए, विविधता में एकता के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय विकास को सुनिश्चित करना, उसके अनुरूप भी है। संरक्षित रखते हुए जनजातियों का विकास करके, संरक्षित रखते हुए जनजातियों का विकास करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान करता है। एसिमिलेशन नहीं, इंटीग्रेशन, जहां उनकी पृथक पहचान, उनकी संस्कृति भी बनी रहे और जनजातीय विकास में भी वो सहभागी हो। और उनकी संस्कृति का आधारभूत तत्व वन आधारित संस्कृति है, प्रयास करता है। परंतु यहां एक बात ध्यान देने की है कि परंतु हाल के कुछ वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इस पर एक चिंता प्रकट करती है।
2006 में वन अधिकार अधिनियम बना दिया गया, वन भूमि पर इनको अधिकार ये दिया गया। लेकिन सरकार ने क्या समझा कि ये सारे के सारे अधिकार कहीं ना कहीं विकास के मार्ग में बाधक है। इन अधिकारों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में इंटीग्रेट कर दिया गया। क्योंकि दिक्कत कहां हो रही थी, 2006 में इन जनजातियों को अधिकार दिया गया और अधिकार के तहत जब ये दावा करने लगी वन भूमि पर, तो उस समय तक कई जनजातियों की जमीनें अधिग्रहित हो गई। क्योंकि 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि का अधिग्रहण चल रहा था। 2006 में कानून बना, 7 में लागू हुआ और 7 के वर्ष में ही हजारों एकड़ जमीनें एक्वायर कर ली गई। 2008 में हजारों एकड़ जमीनें एक्वायर कर ली गई, जनजातीय भूमि को एक्वायर किया गया। लेकिन इनके दावों पर कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। 1894 के तहत सरकार जमीन को एक्वायर कर रही थी, ये दावा लेकर के घूम रहे थे, ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है। जिसके चलते 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की नौबत आई। चलो, कानून को बदल दिया गया, कानून को बदल दिया गया, इनके अधिकारों को उसमें एकोमोडेट कर दिया गया। तो फिर उसको विकास के मार्ग में बाधक माना जाने लगा। नई सरकार जब आई तो कहने लगी कि यह विकास के मार्ग में बाधक है। इसलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 हो या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 हो, दोनों को विकास के मार्ग में बाधक मानते हुए इसको इग्नोर किया गया, इसके साथ छेड़छाड़ किया गया। मैंने अभी बताया कि राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहण कानून के अगेंस्ट में मोदी सरकार वाला कानून लागू करके एक प्रकार से इसके साथ छेड़छाड़ प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ अभी अभी हमने कहा कि वन अधिनियम 1927 में संशोधन का प्रस्ताव इस नई सरकार ने ले आया, जिसमें वन अधिकारियों को इतना सशक्त किया गया कि फिर से जनजातीय शोषण की संभावना बढ़ जाती है। फिर से इस वन अधिकार अधिनियम में जनजातियों को जो राइट्स दिए गए हैं उनके अतिक्रमण की संभावना बन जाती है। किसके द्वारा? वन अधिकारियों के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये जो एक टकराव दिखाई देता है, जो टकराव कई तरह की घटनाओं को इसने जन्म दिया, और इन सबका रिजल्ट क्या रहा? कहीं ना कहीं यह अधिनियम में जो प्रदत्त अधिकार है, जब सरकार ही देने को तैयार नहीं है, सरकार को ही लग रहा है कि यह विकास के मार्ग में बाधक है, तो व्यवहारिक धरातल पर यह अधिकार उनको कैसे प्राप्त होगा? फलतः कई जगहों पर विसंगतियां दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने लिखा कि हाल के वर्षों में इस अधिनियम से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे उभरे हैं जो इस कानून की सफलता पर प्रश्न खड़ा करते हैं। हम मूल्यांकन कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों के 60% दावों को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। दावा, डॉक्यूमेंट्स लाइए। और अभी एक करंट अफेयर्स की घटना की मैंने चर्चा करी आपके सामने कि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 12 लाख जनजातियों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण अवैध घोषित करके जंगल से उनको तत्काल बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जो गलत होता है ना, उसके पास कागज प्रॉपर होता है, जो सही होता है, सीधा साधा होता है, कहीं ना कहीं इस कागज के रेस में, प्रतिस्पर्धा में वही पीछे रह जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की कमी उन्हीं के साथ दिखाई दी। 60% दावों को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अगला पॉइंट इसमें है, संबंधित मंत्रालयों द्वारा, एक तरह से हम कहें तो सरकार द्वारा भी, संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस अधिनियम को विकास के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जाता रहा है, देखा जा रहा है। तभी तो वन अधिनियम 1927 में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। अभी अप्रैल 2021 में सरकार ने प्रयास किया है इसको बदलने का, संशोधन करने का, और ब्यूरोक्रेसी को इंपावर्ड किया जा रहा है। वन अधिकारियों को इतना ज्यादा सशक्त कर दिया जा रहा है कि फिर से जनजातियों का अधिकार अतिक्रमित होगा। और वो सब सरकार जनजातियों की दुश्मन है इसलिए नहीं कर रही। सरकार विकास के रेस में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रही है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बाधक है।
तो एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। फलतः अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया? फलतः विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए, विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए ग्राम सभा वाले प्रोविजन को कई जगहों पर इग्नोर कर दिया गया। ये था ना कि ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा उनके जमीन को एक्वायर करने के लिए, उसको इग्नोर किया गया। ये जुलाई 2016 में उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन का एक केस आया था और इस केस में साफ पाया गया कि उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन ने इस अधिनियम के प्रावधानों को फॉलो नहीं किया, उल्लंघन किया। ग्राम सभा से परमिशन ही नहीं ली गई, ग्राम सभा की सहमति ही नहीं ली गई और उनकी जमीनों को एक्वायर कर लिया गया। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून में जनजातियों की सुरक्षा के लिए प्रोविजन डाला गया कि अगर जनजातियों की भूमि अधिग्रहण को यथासंभव टाला जाए और यदि अनिवार्य है तब उनका भूमि अधिग्रहण किया जाए, परंतु ग्राम सभा की सहमति ली जाए। 100 से अधिक जनजातीय परिवारों का यदि भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो वहां पर जनजातीय विकास परियोजना को लागू किया जाए, ये सब प्रोविजन था। लेकिन उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन ने इसको हाशिए पर रखा, क्योंकि उसको फॉलो करने लगती तो हो सकता है कि देर होती, और देर होती तो विकास परियोजनाएं सफर करती। तो सोच थी कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कानून विकास के मार्ग को बाधित कर रहे हैं, इसलिए विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति संबंधित उपबंध और अन्य प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया। यही नहीं, कुछ ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को, ग्राम सभा ने मान लीजिए कि सहमति से एक किसी संकल्प को पारित कर दिया। संकल्प किसी विशेष उद्देश्यों के लिए जमीन एक्वायर करने की बात करता था, उसी को लेकर के लाया गया, लेकिन उसको अन्य हितों में बदल दिया गया। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं घटी कि किसी अन्य मद में भूमि के लेने की बात, अधिग्रहण की बात को लेकर के ग्राम सभा में सहमति पारित कराई गई और उसको फिर किसी अन्य कार्य में उपयोग हेतु परिवर्तित कर दिया गया, जबकि यह प्रोविजन है कि परिवर्तित नहीं किया जाएगा और 5 वर्ष तक अगर उस विशेष कार्य में, जिस कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस कार्य में अगर भूमि का उपयोग नहीं होता है तो उस भूमि को वापस किया जाएगा। बट इस तरह के प्रोविजन को इन लोगों ने इग्नोर किया। ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को संबंधित पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए गलत तरह से भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया या किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है। इसके बाद आदिवासियों को कुछ और चीजें, हम केवल कानून की बात नहीं करेंगे, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, यह भी है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इनकी वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है। एक पक्ष है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, लेकिन एक पक्ष है जो विचारणीय है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में स्पष्ट किया गया कि जनजातियों के भूमि अधिग्रहण को यथासंभव टाला जाए। अब ये यथासंभव टाला जाए का डिफिनेशन क्लियर नहीं है वहां पर। अब जब कोई उपाय नहीं बच जाए तब उनका भी अधिग्रहण किया जाए। टालने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, एक्वायर कर लिया जाता है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए उनकी भूमि का उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन विस्थापित तो हो रहे हैं, ठीक है, उनको मुआवजा मिला जा रहा है, वन अधिकार वाला कानून उन पर लागू हो रहा है, वो भी सबको मुआवजा नहीं मिल रहा। रियलिटी में अगर इसको देखोगे, इस पर अगर बहुत सारे आज के डेट में आर्टिकल वगैरह आपको दिखाई देंगे तो आप पाओगे कि बहुत सारी जनजातियां आंदोलन कर रही है, उनको मुआवजा ही नहीं मिल रहा है। वन अधिकार अधिनियम को जो एकोमोडेट किया गया है 2013 के कानून में, उसके अनुसार उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये कागज लाइए, बेचारे दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। ये सीधे साधे लोग इतना दौड़ नहीं सकते हैं, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले। रिजल्ट नक्सलिज्म, कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं नक्सलिज्म का एक कारण है। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी जीएस में पढ़ते हो तो इस पर एक बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था, मलकानगिरी के नक्सलिज्म, नेचर ऑफ नक्सलिज्म ऑफ नक्सलवाड़ी एंड मलकानगिरी। मलकानगिरी का जो नक्सलिज्म का जो नेचर है वो ट्राइबल अनरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जनजातीय असंतोष से जुड़ा हुआ है। नक्सलवाड़ी का जो रहा है वो एग्रेरियन अनरेस्ट से जुड़ा हुआ रहा है, कृषिक असंतोष से जुड़ा हुआ रहा है। लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम
की विसंगतियों से जुड़ा हुआ रहा है, लेकिन ये जो नया आ रहा है वो नए संदर्भ में नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो सफर कर रही है जनजातियां, ये अधिकार उनको नहीं व्यवहारिक धरातल पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन कार्य भी, ये भी एक हर जगह मुद्दा आ रहा। इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन चल रहा है कि जब ट्राइबल एरिया में उत्खनन हो रहा, माइनिंग हो रही, पैसा कमाने वाले पैसा कमा रहे हैं, ठेकेदार, बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार, लेकिन जनजातियों को क्या मिल रहा है? पॉल्यूशन। जनजातियों को पॉल्यूशन मिल रहा है। तो जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन कार्य भी प्रकृति का शोषण है, जिनका नुकसान वन और जनजातियों को उठाना पड़ रहा है, जिनका नुकसान वन और जनजातियों को उठाना पड़ रहा है। तो ये सब हाल की जो व्यवहारिक धरातल पर, जमीन पर जो घटनाएं हैं, वो बता रही है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो अधिकार, जो संरक्षण, जो सुरक्षा इन जनजातियों को, वनवासियों को प्रदान किया गया, जनजातीय समुदायों को दिया गया, कहीं ना कहीं व्यवहारिक धरातल पर एक अंतर्विरोध दृष्टिगत हो रहा है। ये बात अलग है कि इन कानूनी प्रावधानों को विकास के मार्ग में बाधक माना जा रहा है, बट ये अंतर्विरोध है। ठीक है, इसलिए आदिवासियों और वनों में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को, यह भी एक विचारणीय है कि इस प्रोविजन में, वन अधिकार अधिनियम में ऐसा माना गया था कि जो वन में रहने वाली जनजातियां हैं वो ऐतिहासिक रूप से हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्ष कहो, परंपरागत रूप से वनों में रहती आ रही है। तो वन के बारे में उनका भी ज्ञान बहुत सारा है। अब कोई पढ़ के आ रहा है, ठीक है, लेकिन उनका एक अनुभविक ज्ञान, परंपरागत ज्ञान उनके पास है। इसलिए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि उनके इस परंपरागत ज्ञान को वन संरक्षण से संबंधित जो भी डिसीजन ब्यूरोक्रेसी लेती है, तो इस ज्ञान को उसमें यूज किया जाए, उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी सलाह लिया जाए, उनको भी शामिल करके और उस संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन कभी ब्यूरोक्रेसी इन वनवासियों के इस परंपरागत ज्ञान को अपने डिसीजन में स्थान नहीं देती है, उनसे कहीं कोई पूछती नहीं है, कहीं कोई सलाह नहीं देती। तो ये भी एक तरह से इग्नोर करना हुआ इस अधिनियम का ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। आदिवासी और वनों में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को वन संरक्षण संबंधित निर्णयों में स्थान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कंक्लूज करेंगे कि इसलिए इस अधिनियम की सफलता और जनजातियों के साथ सामाजिक न्याय से युक्त विकास की स्थापना, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, वनों का संरक्षण तभी संभव है जब इस कानून को समुचित रूप से लागू किया जाए। पीछे की सारी कहानी देखने के बाद 2013 के कानून में बदलाव लाने के लिए किया गया प्रयास और फिर से 1894 के भूमि अधिग्रहण के समकक्ष कानून निर्माण, वन अधिनियम 1927 में बदलाव लाने के लिए किया गया प्रयास जो अब भी जारी है, इसके माध्यम से ब्यूरोक्रेसी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना और कहीं न कहीं जनजातियों के रक्षोपाय के लिए किए गए इन वैधानिक प्रयासों को विकास के मार्ग में बाधक समझने की जो सोच और उसका जो रिजल्ट दिख रहा है, ये जब तक रहेगा तब तक इस कानून का कहीं कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इस अधिनियम की सफलता तभी संभव है जब दृढ़ राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू किया जाए। कंक्लूजन यही कहेंगे, क्योंकि कोई भी अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान बकवास है, कोई मतलब नहीं है जब तक कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां उनको प्रॉपर तरीके से लागू ना करें। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां ही कहीं ना कहीं किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या उस कानूनी प्रावधान के अगेंस्ट में उनकी सोच है, जैसे है कि इनको विकास के मार्ग में बाधक माना जा रहा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, अगर ये सोच रहेगी तो कभी भी अधिनियम सफल नहीं हो पाएगा। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, राजनीतिक अधिकारियों, सरकारों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू करना होगा और साथ साथ जनजातियों को भी अवेयर करना होगा, कहीं ना कहीं सहयोग देना होगा। अगर वो अपने दावा को देना चाहते हैं तो उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करना होगा
ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो खारिज कर दिया गया। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा कि जो मूल निवासी हैं वो इस कागजी प्रक्रिया में फंसकर अपने अधिकारों से वंचित न हो जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 12 लाख इस तरह के लोगों को अवैध घोषित करके उनको बाहर निकालने का निर्देश दिया। तो आपके सामने स्क्रीन पर है कि दृढ़ इस अधिनियम की सफलता तभी संभव है जब दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ इसे लागू किया जाए और जनजातियों को जागरूक करके इस अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। यह है आपका एक टॉपिक जो मैंने समाप्त कर दिया, वन अधिकार अधिनियम 2006 और वन के संबंध में जनजाति और सरकार के मध्य जो प्रक्रियाएं चली उनके संबंधों के बारे में वो पूरा कहानी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। तो अब वन अधिकार अधिनियम से जो भी प्रश्न हो या एनालिसिस वाला पहलू हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख दोगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।